ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम गुप्त काल तक पढ़ चुके हैं। अब बारी है गुप्त काल के अगले वंश के बारे में पढ़ने की। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद 6वीं शताब्दी के आसपास पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना की। जिस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की उसे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश कहते हैं। इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन हुआ, जिसके शासनकाल में यह वंश अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गया। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वंश अर्थात वर्धन वंश को, वो भी बिना किसी देरी के। लगभग 550 ईस्वी के आसपास तथा गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, लेकिन 550 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। कौन कौन से टुकड़ों में टूटा? जैसे कन्नौज के मौखरी, बल्लभी के मैत्रक, मालवा का यशोधर्मन, मगध के परिवर्ती गुप्त, गौड़ प्रमुख, पुष्यभूति आदि। इन सभी ने छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया, जो कि पहले कभी गुप्त साम्राज्य के अंडर में आते थे। और ये सभी जो राज्य थे अपेक्षाकृत निर्बल थे। ये बहुत ही पावरफुल राज्य नहीं थे कि एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर सकें। ये अपेक्षाकृत बहुत ही निर्बल थे, लेकिन कभी कभी ये लोग अपने गौरव का प्रदर्शन करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये लोग शिथिलता के साथ बैठे रहते थे। कभी न कभी ये एक दूसरे के ऊपर गौरव का प्रदर्शन करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ऊपर हमने जितने भी वंशों के बारे में पढ़ा, जितने भी राज्य के राजाओं के बारे में पढ़ा, उसमें जो पुष्यभूति वंश थे, इनके शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि आज के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, वहाँ पर थी। इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला कि पुष्यभूति वंश जो हम पढ़ रहे हैं, इसके संस्थापक पुष्यभूति ही थे और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। और इस वंश को और किस नाम से जानते हैं? इस वंश को हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्धन वंश के स्रोत। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उनके स्रोतों के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे ही अगर हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनके जानने के स्रोत क्या हैं, उसके बारे में पहले जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्धन वंश के स्रोत। पहला पॉइंट है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित तथा कादम्बरी। दोस्तों, अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे। बाणभट्ट कौन थे? इनके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ने जो रचना की है जिसका नाम है हर्षचरित, हर्षचरित में इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा हुआ है और कादम्बरी लिखा हुआ है, ये 2 रचना बाणभट्ट ने की है। इसी से हमें हर्षवर्धन और पूरे वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। महायान बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प। और अगर हम बात करें कि जो महायान बौद्ध ग्रंथ है, आपको पता है कि बौद्ध आगे चल के हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। हीनयान का मतलब वो जो बुद्ध की पूरी बातों को मानते थे। पूरी बातें का मतलब क्या? उन्होंने बोल रखा था मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। वो लोग सब सिंबल्स के रूप में अपने चीज़ों को पूजते थे। लेकिन आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी। जब महासभा हुई तो उसमें बताया गया कि ऐसे तो बुद्ध को पूरे संसार में फैला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसका प्रचार प्रसार बहुत ही कठिन हो रहा था, क्योंकि बुद्ध भगवान की कोई मूर्ति तो थी नहीं। तो आगे चलकर यह हीनयान और महायान 2 भाग में बट गया। जो लोग अपनी मूर्ति के थ्रू इनकी पूजा करते थे उसे महायान बोला गया, और जो लोग मूर्तियों में बिलीव ना करके डायरेक्ट सिंबल्स के थ्रू बौद्ध भगवान को पूजते थे उन्हें हीनयान कहा गया। तो दोस्तों, आई होप आपको हीनयान और महायान समझ में आ गया होगा। वैसे हमने हीनयान और महायान अपने बौद्ध ग्रंथ के वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो हम आगे देखते हैं। तो महायान बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प, यहाँ से भी हमें वर्धन वंश के बारे में पता चलता है।
हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। दोस्तों आज हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और तब आप जानेंगे कि हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत बड़े नाटककार थे। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे मेमोराइज़ कर लेना चाहिए। तो प्रियदर्शकी, रत्नावली और नागानंद, इससे भी हमें वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। और ह्वेन-त्सांग द्वारा रचित सी यू की। दोस्तों ह्वेन-त्सांग को तो आप जानते ही होंगे। ह्वेन-त्सांग कौन था? एक चीनी बौद्ध यात्री था जो बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध के बारे में स्टडी करने आया था और इसने नालंदा में रहकर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के बारे में काफ़ी पढ़ाई की। तो इन्होंने ह्वेन-त्सांग ने जो किताब लिखी हुई है उसका नाम है सी यू की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि ह्वेन-त्सांग ने कौन सी किताब लिखी है, तो आपको बताना है सी यू की। तो इनकी रचित सी यू की नामक बुक में हर्षवर्धन और वर्धन वंश के बारे में सारी जानकारी हमें यहाँ से भी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है ह्वीली तथा इत्सिंग के विवरण। इत्सिंग, ह्वीली ये सब चाइनीज़ यात्री थे जो भारत में आए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए और बौद्ध धर्म के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो ह्वीली ने एक लिखा हुआ है जीवनी। किसके ऊपर लिखा हुआ है? ह्वेन-त्सांग की। तो ह्वेन-त्सांग की जीवनी लिखा हुआ है ह्वीली ने। तो ह्वीली ने जो ह्वेन-त्सांग की जीवनी लिखा है उससे भी हमें वर्धन वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और फिर आगे देखते हैं बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख। दोस्तों अगर हम बात करें कि हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख, तो इसमें हर्ष संवत अंकित है। इसमें हर्ष संवत बताया गया है। हर्ष संवत का मतलब क्या है? हर्ष संवत 22। इसका मतलब कि जब हर्षवर्धन के 22 वर्ष हो गए थे तब इन्होंने बांसखेड़ा नामक ताम्रपत्र लिखवाया था और इसमें हर्ष के अनेक प्रदेशों व पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। अगर आप इस अभिलेख को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रदेश और पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ से भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय तथा गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी मिलती है। और हमें बांसखेड़ा अभिलेख से क्या मिलता है, पता चलता है? वहाँ से हमें पता चलता है कि राज्यवर्धन, हम आगे चल के पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन और देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, इन सभी के बारे में हमें यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। और फिर हम आगे देखते हैं मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। एक और अभिलेख है मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। इस अभिलेख पर हर्ष संवत 25, अभी पीछे हम लोग देखा था कि हर्ष संवत 22 था, यानी कि उसके 3 साल के बाद ये लिखा गया है। तो इस पर हर्ष संवत 25 अंकित है। इसमें हर्ष के द्वारा श्रावस्ती भूक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि इन्होंने श्रावस्ती का एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने दान दे दिया था, जिसका नाम था श्रावस्ती का जो छोटा सा हिस्सा नाम था उसका नाम था सोमकुंडा, तो उसको दान दे दिया था। तो इसका उल्लेख मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। अगला देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का विवरण मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय, तो ये चालुक्य वंश के थे और इन्होंने हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने भी एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है वहाँ से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। मुहर अभिलेख। हर्षवर्धन की 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के समय की वर्धन कालीन की 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुहर जो तांबे की है वो मिली है सोनीपत से, और दूसरी मुहर मिट्टी की है। वो कहाँ से मिली है? वो मिली है आपको नालंदा से। सोनीपत मुहर से ही हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। अगर आप सोनीपत के मुहर को आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हर्ष का जो पूरा नाम है यानी हर्षवर्धन, वो हमें वहीं से पता चलता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी से पता चलता है, महायान बौद्ध ग्रंथ मंजूषिक मूलकल्प से पता चलता है, और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी हुई है ये नाटक, यहाँ से भी हमें पता चलता है। ह्वेन-त्सांग, ह्वीली, इत्सिंग और ऐसे ही बहुत सारे अभिलेख से हमें इन सब के बारे में पता चलता है। दोस्तों स्रोत के बाद अब हम थोड़ा इनके वंश के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पुष्यभूति। तो जैसा कि आप जानते हैं पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश की स्थापना की। फिर आगे आए नरवर्धन।
इनके पुत्र थे। नरवर्धन के बाद आए राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के बाद आए इनके पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो अगर हम प्रभाकर वर्धन की बात करें तो ये इस वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। इससे पहले जितने भी लोग थे एक सामंत की तरह कार्य करते थे वहाँ पे। आपको पता है गुप्त वंश कितना बड़ा वंश था, तो इनके पूर्वज सबसे पहले यहाँ एक सामंत की तरह कार्य करते थे। लेकिन जब प्रभाकर वर्धन आए तो इन्होंने कुछ बड़ा करने को सोचा और सामंत से ऊपर उठकर राजा बनने के बारे में सोचा। तो अब हम प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, जैसा डिस्कस किया हमने। हर्षचरित में इन्हें प्रतापशिला कहा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें बाणभट्ट द्वारा लिखित प्रताप हर्षचरित, तो इसमें इन्हें प्रतापशिला कहा गया है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश की स्वतंत्र सत्ता का जन्मदाता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सामंत से ऊपर उठ के बारे में इन्होंने सबसे पहली बार सोचा, तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्र सत्ता का जन्मदाता था। इन्होंने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की। जब इन्होंने अपने राज्य को इंडिपेंडेंट करने के बारे में सोच लिया, तब इन्होंने दो महान उपाधियां धारण की, जिसका नाम था परम भट्टारक और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा। लगभग 604 ईस्वी में अपनी वृद्धावस्था में प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से लड़ने के लिए पंजाब भेज देते हैं, जिसमें उन्हें हूणों को पराजित किया। अगर आपको बात करें हूणों के बारे में, आप सोच रहे होंगे हूण कौन है, तो आपको हम थोड़ा उनके बारे में बता दें। ये सेंट्रल एशिया से आए हुए कुछ बर्बर जाति होती थी। एक बहुत ही क्रूर आक्रांता होते थे। इनका बस एक ही उद्देश्य होता था कि ऐसे राज्यों पर जाते थे और वहाँ पे उनके राज्यों पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें लूट कर चले जाते थे। फिर दूसरे राज्य पे जाते थे, वहाँ आक्रमण करते थे और उन्हें लूटते थे और चले जाते थे। ऐसे ही इनका आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इसी के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से लड़ने के लिए पंजाब भेजा और जिसमें राज्यवर्धन विजयी हुए। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती देवी थी, जो मालवा नरेश यशोवर्मा की पुत्री थी। दोस्तों अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोमती देवी और वो कौन थी, मालवा नरेश यशोवर्मा की पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन तथा इनकी पत्नी यशोमती से 2 पुत्र तथा 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र कौन कौन से थे, वो थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। दोस्तों इस लाइन को आपको ज़रूर याद करना है, ये आज के पूरे स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। हर्षचरित के अनुसार जब राज्यवर्धन हूणों के साथ युद्ध करने के लिए उत्तर पश्चिम की सीमा पर गए हुए थे, तभी हर्षवर्धन के पीछे अपनी अश्वरोही सेना के साथ निकल पड़े। दोस्तों जब इनके पिता प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन से बोला कि तुम जाओ और पंजाब की सीमा पे जाओ और हूणों को मजा चखा के आओ, ये दिन पर दिन हमें परेशान करते रहते हैं और सारे राज्यों को लूट लेते हैं, इसलिए राज्यवर्धन से बोला कि तुम जाओ और इन्हें हरा कराओ। तब हर्षवर्धन ने बोला राज्यवर्धन से कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो उसके बाद में ये दोनों निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही क्या हुआ, कुरंगक नामक राजदूत ने हर्ष को उसके पिता के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना दी। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों निकल पड़े थे युद्ध करने के लिए, लेकिन राज्यवर्धन थोड़ा आगे चल रहे थे, हर्षवर्धन काफ़ी पीछे रह गए थे। तो जब इनके पिता की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, बीमार होने लगे, तो फिर एक दूत जिसका नाम था, क्या नाम था, कुरंगक, वो आता है और हर्ष को सूचना देता है कि आपके पिता बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, आप जल्दी से चलो और हम उनको जाके संभालो। और इसीलिए हर्षवर्धन क्या करता है, अपनी राजधानी लौट जाता है। वापस जाके देखा तो हर्षवर्धन ने पाया कि उसके पिता मृत्युशैया पर पड़े हुए थे तथा रसायन एवं सुसेन नामक राज्यवैद्य उन्हें बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। अभी क्या होता है कि जब प्रभाकर वर्धन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हर्षवर्धन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, वो तो बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं और 2 राजवैद्य उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु हो जाने से यशोमती सती होने का निश्चय कर लेती हैं। पति प्रभाकर वर्धन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये इनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और ख़ुद भी सती होने का निश्चय कर लेती हैं। जब राज्यवर्धन थानेश्वर आए तो उन्होंने अपने माता पिता को मृत तथा संपूर्ण नगर को शोक में डूबा पाया।
दोस्तों जब राज्यवर्धन हूणों को पराजित करने के बाद अपने राज्य थानेश्वर वापस आए तो वो देखते हैं कि उनके माता पिता सबकी मृत्यु हो चुकी है और पूरा का पूरा राज्य एक शोक में डूबा हुआ है। तो इसी के साथ ही प्रभाकर वर्धन का काल खत्म होता है। अभी हम राज्यवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। राज्यवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु तथा माता के सती हो जाने से अत्यंत विचलित थे। उसने अपने भाई हर्षवर्धन से बोला कि आप सत्ता संभालो और मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। दोस्तों आप इनकी मनोस्थिति को भांप सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी राज्यवर्धन की। जब ये आते हैं तब देखते हैं कि इनके पिता अब नहीं रहे, माता उन्हीं के गम में सती हो गई हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इन्होंने ये निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं राजपाट नहीं करूँगा, अब मैं संन्यास ले लूँगा। तो परंतु उसी समय संवादक नामक राजश्री के विश्वास पात्र अनुचर ने राज्यवर्धन को सूचित किया कि जिस दिन आपके पिता का देहांत हुआ उसी दिन मालवा के दुष्ट शासक देवगुप्त ने महाराज ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। दोस्तों अभी एक मुसीबत से उभर नहीं पाए थे राज्यवर्धन और अब क्या देखते हैं कि उनकी जो बहन थी जिसका नाम था राजश्री के पति को मार डाला है। किसने मारा? एक दुष्ट शासक जिसका नाम था देवगुप्त। तो देवगुप्त ने राजश्री के पति जिनका नाम था, क्या नाम था, ग्रहवर्मा, उनको मार डाला और राजश्री को पकड़कर कहाँ बंद कर दिया? कारागार में बंद कर दिया। यह भी पता चला है कि वह दुष्ट यहाँ की सेना को राजा विहीन मानकर इस देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इन्हीं सब परिस्थितियों से राज्यवर्धन को सिंहासन ग्रहण करने को मजबूर कर दिया। अभी क्या होता है, जब ये अपने माता पिता की इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत ही विचलित हो जाते हैं और राजपाट छोड़कर हर्षवर्धन को देते हैं और कहते हैं अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ संन्यास की बात हो ही रही थी कि इतने में राजश्री का दूत इनके पास आता है और सारी कहानी बयां करता है कि कैसे राजश्री के पति को इन्होंने मार डाला और राजश्री को उठाकर जंजीर बांधकर इन्हें कारागार में डाल दिया। तो जब ये सारी स्थिति देखते हैं राज्यवर्धन तो फिर से अपने जो संन्यास लेना था उस चीज़ को त्याग देते हैं और फिर ये निकल पड़ते हैं उनसे युद्ध करने के लिए। यही सब पढ़ेंगे हम आगे। राज्यवर्धन ने शीघ्र ही 18,000 अश्वरोहियों की एक सेना तैयार की तथा अपनी बहन राजश्री की रक्षा करने के लिए मालवा नरेश देवगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए कन्नौज के ऊपर निकल पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये उनसे रिवेंज लेने के लिए ये कन्नौज की तरफ निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं? मालवा नरेश देवगुप्त के पास। हर्षवर्धन भी राज्यवर्धन के साथ जाना चाहता है परंतु उसे महल की रक्षा करने के लिए अपने राज्य में ही रुकना पड़ता है। हर्षवर्धन का भी बहुत मन था कि वो राज्यवर्धन के साथ जाएं और उस दुष्ट शासक के पास जाकर उनको मजा चखाएं। लेकिन इधर थानेश्वर में कोई भी नहीं रह जाता राजा और यहाँ पे किसी दूसरे बाहरी राजा का आक्रमण करने का डर हो जाता। इसलिए हर्षवर्धन से बोला कि तुम यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ और उन्हें मजा चखा कर आता हूँ। हर्षवर्धन मधुबन दान लेख तथा बांसखेड़ा ताम्रपत्र से पता चलता है कि कन्नौज में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को बड़ी ही आसानी से पराजित कर डाला। दोस्तों देवगुप्त राज्यवर्धन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। जब ये वहाँ जाते हैं तो राज्यवर्धन अपने प्रतिशोध की आग में इतना जल रहे होते हैं कि उन्होंने देखते ही देखते कुछ ही पल में देवगुप्त की हत्या कर डालते हैं और बहुत ही आसानी से उन्हें मार डालते हैं। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। दोस्तों देवगुप्त को तो मार डाला जाता है राज्यवर्धन के द्वारा, लेकिन देवगुप्त का एक और दोस्त था जिसका नाम था शशांक। उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। पहले उनसे दोस्ती करने का नाटक किया और जब ये दोस्त बन गए, ये बहुत ही भोले थे और इन्होंने उनसे दोस्ती एक्सेप्ट कर ली और जब ये दोस्त बन गए तो अपने महल में बुलाया और धोखे से शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला और मारने के बाद कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया शशांक ने। हर्षचरित के अनुसार कुंतल नामक अश्वरोही ने हर्षवर्धन को यह सारी बातें बताया। इसी प्रकार राज्यवर्धन का जीवन यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा राज्यवर्धन किस तरीके से मारे जाते हैं और यहीं पर इनका जीवन समाप्त हो जाता है। अब सारी दारोमदार किसके ऊपर आ जाता है? उनके छोटे भाई और राजश्री के भाई हर्षवर्धन पर। तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन। सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। ये 591 के ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। इनका एक भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन और एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। हर्ष का बचपन उसके ममेरे भाई भंडी तथा मगध राज महासेन गुप्त के 2 पुत्र जिसका नाम था कुमार गुप्त एवं माधव गुप्त उनके साथ बीता।
अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बचपन के बारे में, तो हम देखते हैं कि इनके एक ममेरी भाई, मामा के लड़के, जिसका नाम था भंडी, और मगध राज महासेन गुप्त, मगध राज जो थे महासेन गुप्त, इनके 2 पुत्र जिनका नाम था कुमार गुप्त एवं माधव गुप्त, तो इनके साथ इनका बचपन बीता। हर्ष समस्त शस्त्र शास्त्रों में शीघ्र ही निपुण हो जाते हैं। हर्ष ने बहुत ही जल्दी शस्त्र और शास्त्र बहुत ही सीख लेते हैं। युद्ध विद्या के अतिरिक्त उन्हें अन्य विद्याओं के बारे में भी बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त था। युद्ध विद्या तो सीखी, उसके अलावा अन्य जितनी भी विद्याएं होती हैं उसमें भी बहुत ही पारंगत हो गए थे। हर्षवर्धन का राज्यारोहण। अब देखते हैं हर्षवर्धन जब सत्ता संभालते हैं तब तो क्या होता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राज दरबारियों ने हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बैठाया। जब राज्यवर्धन, वैसे तो राज्यवर्धन ही वहाँ के राजा होते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो राज दरबारी होते हैं वो हर्षवर्धन को वहाँ की गद्दी पर बैठालते हैं। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से यह ज्ञात होता है कि पहले तो हर्ष सिंहासन लेने से संकोच कर रहे थे, परंतु सेनापति सिंहनाद के इन शब्दों ने उन्हें प्रेरित किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इनके जीवन के बारे में सोच सकते हैं। हर्षवर्धन जिधर एक तरफ हम देख रहे हैं इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसी के गम में उनकी वाइफ यानी कि हर्षवर्धन की माँ सती हो गई। अभी इससे उभरे नहीं थे कि इन्हें पता चलता है कि इनके जो बहनोई हैं हर्ष यानी कि राजश्री के पति, उनको भी मार डाला गया है और इनके बहन राजश्री को कारागार में डाल दिया गया है। और इतना तक तो ठीक था। इसके बाद भी क्या देखते हैं कि राज्यवर्धन वो उनसे बदला लेने के लिए जाते हैं और वो खुद भी मारे जाते हैं। इतना सब इनके पास हो जाता है तो ये भी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम राजगद्दी पर बैठेंगे ही नहीं, अब मुझे राजा वाजा नहीं बनना है, और ये भी संन्यास की तरफ सोचने लगते हैं। लेकिन वहाँ के जो दरबारी होते हैं वो इनको प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि आपको ही राजा बनना है और हमें हमारे पूरे राज्य को संभालना है। तो जो सेनापति सिंहनाद होते हैं उनके इन शब्दों ने उन्हें बहुत ही प्रेरित किया। जब वो राज्य लेने से मना कर रहे थे तो उनके सेनापति सिंहनाद ने ये शब्द बोले और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो गए। कौन से वो शब्द थे? वो थे ये: काहे रोचित शोक का परित्याग कर राजकीय गौरव को जिस पर आपका पैतृक अधिकार है उसी प्रकार ग्रहण कीजिए जिस प्रकार एक सिंह मृग शावक को ग्रहण करता है। क्योंकि अब हमारे राजा राज्यवर्धन की दुष्ट गौड़ राज रूपी सर्प के दंत से मृत्यु हो चुकी है, अतः इस घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए आप अकेले ही शेषनाग हैं। वो उनको प्रेरित करते हैं कि जैसे ऐसे बताया उन्होंने कि जैसे शेर होता है एक मृग शावक को खा जाता है, उसी प्रकार जो गौड़ राज रूपी सर्प है उसने राज्यवर्धन को मार डाला है और अब आपको इस घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार ग्रहण करना है और शेषनाग बनकर उन सबसे बदला लेना है। और जब ये इस तरीके से बोलते हैं तो वो बहुत ही मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर से राज्य लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज्यारोहण के समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अभी अपने बाल्यकाल से निकल ही नहीं पाए थे, उसी समय उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। 16 वर्ष के थे केवल जब ये राजा बने। हर्षवर्धन के सैन्य अभियान। अब हम इनके सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। तो अभी आप खुद भी सोच सकते हैं इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। वो थी राजश्री की मुक्ति तथा गौड़ नरेश शशांक से बदला। यह उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी और सबसे बड़ी समस्या भी यही थी कि राजश्री को कैसे छुड़ाया जाए। अब जो हुआ, जो मर गए वो मर गए, लेकिन अभी राजश्री तो जिंदा है, वो कारागार में बंद थी। तो हर्षवर्धन का सबसे पहला टारगेट यही था कि राजश्री को कैसे छुड़ाया जाए। हर्षवर्धन शीघ्र ही एक सेना तैयार करते हैं और युद्ध के लिए कूच कर देते हैं। सेना तैयार करके सबसे पहले ही युद्ध के लिए निकल जाते हैं। हर्षवर्धन की विजय यात्रा का बड़ा ही विचित्र वर्णन हर्षचरित में देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में और पूरे हर्ष काल के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है हर्षचरित से, जिसको इनके दरबारी बाणभट्ट ने लिखा हुआ था। तो वहीं से पता चलता है। तो एक बहुत ही विचित्र वर्णन देखने को मिलता है। इस रचना के अनुसार हर्ष की सेना हर दिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। अगर आप हर्षचरित को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हर्षवर्धन की सेना थी वो हर दिन 8 कोस का मतलब कितना होता है? 16 मील, यानी कि लगभग 25 किलोमीटर के आसपास की दूरी एक दिन में तय करती थी, 24 से 25 किलोमीटर। कुछ दिन तय करने के बाद उसे रास्ते में उसका ममेरा भाई भंडी मिला, जो राज्यवर्धन की शशांक द्वारा हत्या के बाद सेना के साथ वापस राजधानी लौट रहा था। दोस्तों राज्यवर्धन की मृत्यु हो ही गई थी और राज्यवर्धन के साथ ही उनके ममेरे भाई भंडी भी गए हुए थे। हमने पढ़ा ना कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इनके साथ भंडी हमेशा से रहते थे, ममेरे भाई थे।
तो जब ये जा रहे होते हैं हर्षवर्धन, तो रास्ते में बंडी मिलते हैं और ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे धोखा देकर शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। वो समझ गया था कि हम युद्ध में तो इन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं और इन्हें केवल धोखा देकर मार सकते हैं, इसलिए उनको पहले मित्र बनाया और अपने महल में लेके गए और धोखा देकर उनको मार डाला। उसने हर्षवर्धन को राज्यवर्धन की हत्या का पूरा वृत्तांत सुनाया और बताया कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। ये सारी चीज़ें बताते हैं। राजश्री भी कारागार से भागकर विंध्य के जंगलों में सती होने के लिए चली गई हैं। तो दोस्तों आप इनके बारे में भी इमेजिन कर सकते हैं राजश्री के मनोस्थिति पर क्या बीत रही थी, और किसी तरीके से वो वहाँ से कारागार से भागती हैं और विंध्य के जंगल में सती होने के लिए चल देती हैं। ये भी अपना जीवन त्याग करने के बारे में सोचने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हर्ष अपनी सेना को अपने ममेरे भाई भंडी को सौंप कर और विंध्य के जंगल में स्वयं चले जाते हैं। तो जब ये सब देखते हैं तो कहते हैं कि जितने लोगों की डेथ हो गई, जितने लोग मर गए सो मर गए, अभी पहले हमें अपनी सिस्टर को बचाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सिस्टर भी मर जाए। तो वो विंध्य के जंगल में चले जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। बाद में बहुत परिश्रम के बाद दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को उस वक्त खोजा जब वह चिता सजाकर आत्मदाह करने के लिए जा रही थी। दोस्तों जब वो चिता बिल्कुल रेडी हो गई थी और अपने शरीर को उसी चिता में सौंपने जा रही थी, तब ये हर्षवर्धन वहाँ पहुँच जाते हैं एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था दिवाकर मित्र की मदद से, और उनको जाकर वहाँ से बचाते हैं। राजश्री को बचाकर हर्ष पुनः गंगा नदी के तट पर वापस आते हैं और भंडी से मिलते हैं और अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने भंडी को सौंप दिया था अपनी सेना कि लो तुम इस सेना का नेतृत्व करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, मैं अपनी बहन राजश्री को बचाने जा रहा हूँ और बचाने के बाद पुनः तुमसे आके मिलता हूँ। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी बहन को एक बौद्ध भिक्षु की मदद से बचाया और क्या किया, अपनी सेना भंडी के साथ ज्वाइन हुआ बाद में। हर्षचरित का विवरण अचानक यहीं पर खत्म हो जाता है, इसीलिए हर्षचरित द्वारा आगे घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों हर्षचरित यहीं समाप्त हो जाता है, यहाँ पे आकर हर्षचरित मौन हो जाता है और इसके बाद हमें हर्षचरित की तरफ से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन परंतु अन्य स्रोतों से यह पता चलता है कि हर्ष ने शशांक के द्वारा अधिकृत सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर हम अन्य स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर्षवर्धन आगे बढ़ते जाते हैं और शशांक के द्वारा जितना कब्जा किया हुआ क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस तरह हर्षवर्धन का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है तथा राजश्री को वहाँ का शासिका बना दिया जाता है। जब इन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया तो अपनी बहन राजश्री को बोला कि तुम ही यहाँ की शासिका हो और मैं तो थानेश्वर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे संभालूंगा। राजश्री द्वारा कन्नौज के शासन में असुविधा होने के कारण हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। दोस्तों राजश्री को अभी एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी भी राज्य को कैसे चलाना होता है, लेकिन इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान की जा सके। ऐसे हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हर्षवर्धन का पूर्वी अभियान। अब हम इनके पूर्व की तरफ जो इन्होंने अपने राज्य विस्तार करने की कोशिश की उसके बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज को जीतने के बाद हर्ष अब पूर्वी अभियान के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत उसे यूपी तथा पश्चिमी बिहार के कुछ भाग जीत लिए। उसने यूपी और पश्चिमी बिहार को तो जीत चुका, इसके साथ ही मालवा पर भी इसका अधिकार हो गया। और साथ में कहाँ पे अधिकार कर लिया, मालवा पे। इन्होंने वल्लभी कहाँ है, आज का गुजरात, इन्होंने उस समय वल्लभी कहते थे, इन्होंने वल्लभी तथा सिंध प्रांत पर भी अपना अधिकार कर लिया। वल्लभी और सिंध पर भी इनका अधिकार हो गया। अब देखते हैं दोस्त पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जब हम वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे उसमें भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच चुकी थी। अब जब ये पश्चिम की तरफ विस्तार कर रहे थे तो ये नर्मदा नदी तक पहुंच चुके थे। अतः अब हर्ष दक्षिण की ओर प्रसार करना चाहता था। ये चाहते थे कि उत्तर की तरफ तो हम जीत ही चुके हैं, पूर्व की तरफ हम जीत ही चुके हैं, अब हमें दक्षिण की तरफ भी जाना चाहिए। तो
दक्षिण की तरफ जाना चाह रहे थे। उधर पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो वो अपना राज्य विस्तार उत्तर भारत की तरफ करना चाह रहा था। ये देख रहे थे कि उत्तर भारत का तो हम जीत ही चुके हैं, अब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, हर्षवर्धन ने सोचा। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या सोचा, दक्षिण भारत तो हमारे कब्जे में ही है, अब हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों के मध्य युद्ध होना आवश्यक हो गया था। जब ऐसी स्थिति आई तो युद्ध तो ऑब्वियस है कि युद्ध तो होगा ही होगा। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर्षवर्धन जो कि इतने महान शासक थे, उनका हार जाते हैं, पुलकेशिन द्वितीय से वो हार जाते हैं। यह हर्ष के जीवन की प्रथम हार थी। ये फर्स्ट टाइम था जब हर्षवर्धन किसी से हारे थे। दोस्तों, वातापी के चालुक्य में जो ये पुलकेशिन द्वितीय था, ये भी बहुत ही प्रतापी शासक था, एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाला राजा था। जब इन दोनों की सेना का सामना होता है तो हर्ष यहाँ पे हार जाते हैं। इस युद्ध की जानकारी हमें एहोल प्रशिष्टि, ह्वेनसांग की यात्रा विवरण तथा ह्वेनसांग की जीवनी, जिसे ह्वीली ने लिखी हुई है, उससे प्राप्त होती है। इस युद्ध की जानकारी हमें इन सब जगह से प्राप्त होती है। अब हर्ष का द्वितीय पूर्वी अभियान। अभी हमने देखा कि पहले पूर्वी अभियान किया और वहाँ पे जीता भी इन्होंने, पंजाब को जीता और सिंध जीता और यूपी और बिहार के कुछ राज्यों को जीता। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से पूर्वी अभियान की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने के बाद हर्ष ने दक्षिण में राज्य विस्तार रोक दिया। जब ये हार गए पुलकेशिन द्वितीय से, तो इन्होंने सोचा कि अभी हम दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ते हैं, अभी हमें अपना पूरा ध्यान पूर्व की तरफ लगा देना चाहिए। इसके बाद हर्ष ने पूर्वी भारत की विजय के निमित्त एक सैन्य योजना बनाई, जिसका उद्देश्य शशांक के राज्य, जिसके अंतर्गत उड़ीसा, बंगाल तथा मगध के कुछ भूभाग शामिल थे, उसको जीतना था। इन्होंने एक प्लानिंग की, एक सैन्य योजना बनाई, जिसमें इनका मेन मोटो था कि शशांक, जिसने इनके भाई राज्यवर्धन को मार डाला, उसके सारे राज्य जीतने के लिए, उसके राज्य कौन कौन से थे, उड़ीसा, बंगाल और मगध, ये सब उसके अंडर आते थे। ह्वेनसांग के विवरण से यह पता चलता है कि शशांक की मृत्यु 637 ईस्वी में हो गई थी। ह्वेनसांग से इससे पता चलता है कि जो शशांक की मृत्यु है वो 637 ईस्वी में हो गई थी। ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन ने इन्हें मारा था, इनकी मृत्यु हो गई थी। चीनी लेखक जिसका नाम था मा त्वाग्लिन, इसके अनुसार सर्वप्रथम 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। मगध पर इनका जब कब्जा हो गया तब इन्होंने मगध राज की उपाधि 641 ईस्वी में धारण की। ह्वेनसांग की जीवनी के अनुसार हर्ष ने कोंगोद कहाँ है, उड़ीसा के गंजाम जिले में है। तो हर्षवर्धन की जीवनी के अनुसार हर्ष ने कोंगोद पर आक्रमण कर वहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया, या यहाँ पर भी पहले शशांक का ही शासन था। हर्ष ने उड़ीसा में जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव दान दिए। हर्षवर्धन ने क्या किया, उड़ीसा में एक जयसेन नामक बौद्ध थे, उनको इन्होंने क्या किया, 80 गांव दान कर दिए। यह तभी संभव है जब उनका उड़ीसा पर अधिकार हो। दोस्तों, जब आपका कहीं पर अधिकार होगा तभी तो आप उस चीज़ को दान कर पाएंगे। और एक जगह पे हम पढ़ते हैं कि हर्ष ने 80 बड़े गांव दान कर दिए, यानी कि उसका उड़ीसा पे अधिकार था। तो इसी तरीके से पता चलता है कि उसने उड़ीसा पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। हर्ष ने बंगाल पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, इसके बाद बंगाल पर भी इनका अधिकार हो चुका था। ये सब हम देख रहे हैं इनके पूर्वी अभियान, पूर्व की तरफ ये अपना राज्य विस्तार करते जा रहे हैं बहुत ही तेजी से। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर्ष ने शशांक के लगभग सभी भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। शशांक जहाँ जहाँ राज्य करता था उन सभी जगह अब हर्ष का राज हो गया। और यह सब 637 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी के बीच हुआ। इतने कम टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे राज्य को जीत लिया। अब पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। हर्ष चरित्र में यह उल्लेख मिलता है कि हर्ष ने हिमाच्छिद पर्वत के दुर्गम प्रदेशों से कर प्राप्त किया था। इस उल्लेख से विद्वानों तथा इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हर्षवर्धन ने नेपाल पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, जब इसकी बात करी पहाड़ों की, कि पहाड़ जहाँ होते थे वहाँ के दुर्गम स्थानों से भी इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था। तो आदमी कब टैक्स कलेक्ट करता है, जब वहाँ पे उसका शासन हो। राजा वहीं पर अपना टैक्स कलेक्ट कर पाएगा जहाँ पे उसका शासन चल रहा होता है। तो वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, इसलिए पता चलता है कि वहाँ नेपाल पर भी इनका अधिकार प्राप्त हो गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ के। कश्मीर पर हर्ष का शासन था या नहीं, यह संदिग्ध है, क्योंकि इस दावे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं।
कश्मीर का शासक बौद्ध मतानुयायी था। जो कश्मीर का शासक था वो बौद्ध को मानता था, बौद्ध धर्म को। ह्वेनसांग की जीवनी के अनुसार, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है? हमने आपको बताया था, वो उसने ह्वीली ने लिखा है। ह्वीली भी एक चीनी यात्री, और उसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हर्ष ने यह सुन रखा था कि भगवान बुद्ध का एक दांत कश्मीर में है। इस दांत के दर्शन व उसकी उपासना के लिए हर्ष कश्मीर की सीमा तक आ गया। जब इन्हें पता चला कि जो भगवान बुद्ध का एक दांत है वो कश्मीर के राजा के पास है, तो हर्षवर्धन उसको देखने के लिए आग्रह करते हैं और कश्मीर की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए हर्ष ने कश्मीर नरेश से अनुमति मांगी। हर्षवर्धन ने बोला कि आप मुझे परमिट करो कि हम उनको देख सकते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं भगवान बौद्ध के दांतों की। परंतु बौद्ध संघ ने इसकी अनुमति नहीं दी। बौद्ध संघ ने बोला नहीं, इतनी पवित्र चीज़ों को हम किसी को भी नहीं दिखा सकते, हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन कश्मीर नरेश जानते थे कि ये कितने प्रतापी शासक हैं, तो उन्होंने बीच में मध्यस्थता की और दांत हर्षवर्धन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने बुद्ध के दांत थे उन्होंने उनके सामने रख दिया। दांत को देखते ही हर्ष श्रद्धातीत हो गए और बलपूर्वक दांत उठा लाए। जब उन्होंने दांत को देखा तो उन्होंने श्रद्धा से पूरी तरीके से भर गए और उसको उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये दांत तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और बलपूर्वक दांत को वहाँ से उठा ले गए। इस उल्लेख के आधार पर राधा कुमुद मुखर्जी ने कश्मीर पर हर्ष का अधिकार होना माना है। तो इसी तरीके से इन्होंने इमेजिन किया, इनको लगा कि कश्मीर पर भी किसका अधिकार था? हर्ष का। हर्ष तथा दक्षिण भारत। अब हम थोड़े से दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी इन्होंने कुछ राज्य जीते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हर्ष ने कुंतल, कांची तथा सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी आक्रमण किया। इस मत का आधार मयूर नामक एक कवि के श्लोक तथा गद्य मन्ने से प्राप्त एक लेख है। केरल में है गद्य मन्ने, वहाँ से जो लेख प्राप्त हुआ है वहाँ से पता चलता है इसके बारे में। मयूर ने अपने श्लोक में हर्ष को कुंतल, चोल तथा कांची के पल्लवों का विजेता बताया है। उन्होंने बताया है कि हर्ष ने कुंतल, चोल तथा कांची राज्यों को जीत लिया था। कुछ विद्वान मयूर के श्लोक की संगति ह्वेनसांग के विवरण से बैठाकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हर्ष कोंगोद पर विजय प्राप्त कर चोल तथा कांची की ओर बढ़ा। तो हर्षवर्धन जो अपने राज्य विस्तार दक्षिण की तरफ कर रहे थे, उसमें उन्होंने देखा कि ये कहाँ चले गए, गंजाम को जीत लिया और उसके बाद में कोंगोद को जीता और चोल और कांची को भी जीता बाद में। परंतु इस विषय में कोई सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसमें कोई भी सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों आपको पता है जैसे कि हम अपने YouTube चैनल में लेके आते रहते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। पहला पॉइंट देखते हैं, हर्ष के वंश को पुष्यभूति या वर्धन वंश कहते हैं। दोस्तों ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हर्षवर्धन का जो वंश है उस पूरे वंश को क्या कहते हैं? वर्धन वंश कहते हैं या फिर पुष्यभूति वंश कहते हैं। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। कौन कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक और महाराजाधिराज। हर्ष ने अपने पिता की तरह परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की अपने पिता की तरह? उसका नाम था परम भट्टारक। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑप्शन में हर्ष ना दे करके शिलादित्य दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य भी है। आप जरूर याद रखो इसको। गौड़ नरेश शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन ने उसके सारे राज्य जीत लिए थे, तो ये क्या था? शैव धर्म, भगवान शिव का भक्त था और इसने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष आप जानते ही होंगे, भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था उसको इस दुष्ट शासक जिसका नाम था शशांक, इसने उसे कटवा दिया था। बौद्ध को मानता नहीं था, ये भगवान शिव को मानता था, इसीलिए इसने क्या किया? उस वृक्ष को कटवा दिया। हर्ष वातापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर पराजित हो जाते हैं। ये तो हमने अभी देखा ही है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक घमासान युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
दोस्तों आपको पता ही होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो आपको पता होना चाहिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। एक ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं हा और हा, हा मतलब ह्वेनसांग, हा मतलब हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ऐसे आपको याद करना है। दोस्तों आप जानते हैं ह्वेनसांग के बारे में? ये बहुत ही टैलेंटेड थे और ये बौद्ध की स्टडी करने के लिए आए थे, नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे। आगे देखते हैं, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। जो बौद्ध ग्रंथ थे उसको कलेक्ट करने के लिए और बुद्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। ठीक है, इनके बारे में ह्वेनसांग ऐसे आए थे। दोस्तों जब ह्वेनसांग की बात हो ही रही है तब हम आपको ह्वेनसांग से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बताने वाले हैं। ह्वेनसांग की जीवनी जिसे हुइली ने लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है, एक इनके बारे में छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक भास्कर वर्मा नाम का एक राजा था जो हर्षवर्धन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। भास्कर वर्मा ने अपनी मित्रता और नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए हर्ष को अपने दूत हंसवेग के थ्रू मैत्री संदेश और बहुत सारे उपहार भेजे। ये उनसे मित्रता करना चाहते थे, इसीलिए भास्कर वर्मा ने बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे मैत्री संदेश, ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के पास भेजा। हर्ष इससे बहुत खुश हुआ। अगर आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाता है और आपको गिफ्ट देता है तो आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार हर्षवर्धन को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी दूत के द्वारा अर्थात हंसवेग से हर्षवर्धन को यह बात पता चली कि ह्वेनसांग जो कि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री है, उसी के महाराज भास्कर वर्मा के साथ उसके महल में रहता है। तो वो जब हंसवेग नाम का जो दूत था ये गिफ्ट वगैरह लेके आया था हर्षवर्धन के लिए, तो हर्षवर्धन ने उसका बहुत सत्कार किया और बातों ही बातों में हंसवेग ने बताया कि भास्कर वर्मा के साथ प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग रहते हैं। ह्वेनसांग पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो हर्षवर्धन ने उनसे मिलने के बारे में सोचा। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को अपने राज्य में बुलाने की लालसा व्यक्त की। ये उनको अपने राज्य में बुलाना चाहते थे। ह्वेनसांग की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना चाहते थे। ये चाहते थे कि ह्वेनसांग जो कि इतने टैलेंटेड हैं, हम भी उनका लाभ उठाना चाहते हैं, हम भी उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। भास्कर वर्मा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उनसे कहलवा भेजा। जब भास्कर वर्मा को पता चला कि ह्वेनसांग को ये अपने राज्य में बुलाना चाहते हैं तो इन्होंने बोला कि हम अपना सिर काट कर भेज देंगे, लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग को किसी भी शर्त पर नहीं देंगे। इन्होंने हर्षवर्धन से बोला कि हम अपना सिर काटना मंजूर है, लेकिन अगर आप सोचो कि हम ह्वेनसांग को भेज दें तो ये नामुमकिन है। इसी पर हर्ष अत्यंत ही क्रोधित हो गए। जब ऐसा लेटर उन्होंने भेजा तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और तुरंत ही रिप्लाई में बोला कि ठीक है, फिर अपना सर ही काट कर भेज दो। जब आप हर्षवर्धन को नहीं भेज सकते हो, मतलब ह्वेनसांग को नहीं भेज सकते हो, तो ठीक है, आप अपना सिर काट कर हमें दे दो। यह सुनकर भास्कर वर्मा भयभीत हो गए। भास्कर वर्मा बिल्कुल डर गए, कहे अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सच में मेरा सिर काट ही देगा। तो इसीलिए वो भयभीत हो गए और तुरंत ही ह्वेनसांग के साथ हर्षवर्धन के सामने प्रस्तुत हो गए। ह्वेनसांग को आग्रह किया कि हर्षवर्धन के यहाँ चलते हैं और हर्षवर्धन के यहाँ पे ह्वेनसांग को ले आए। ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन से मिलना चाहते थे। तो ऐसा था चीनी यात्री ह्वेनसांग का व्यक्तित्व। इनके व्यक्तित्व के बारे में आप देख ही सकते हैं, बहुत ही महान व्यक्तित्व था। सभी लोग उन्हें बहुत ही पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता की कायल थे। ऐसे ही महान शख्स के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर के साथ। तो अभी देखते हैं, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ह्वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि, ये सब ह्वेनसांग को कहते हैं। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। ह्वेनसांग क्या थे? बौद्ध के बारे में फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को, और जब हर्षवर्धन इनसे मिलते हैं तो वो भी बौद्ध के फॉलोवर बन जाते हैं और महायान शाखा को ज्वाइन करते हैं। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए सबसे मेन सेंटर था, सबसे हेड सेंटर, प्रधान केंद्र। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय क्या होता था, हर 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित करते थे जिसे इन्होंने नाम दे रखा था महामोक्ष परिषद। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ, 6वें में ये भी सम्मिलित हुए ह्वेनसांग। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे।
बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के साथ ही दरबार में रहते थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता ही है। हर्षचरित की रचना किसने की? आपसे एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, आपको बताना है बाणभट्ट ने। हर्षचरित इतना कॉमन है कि इसको हो सकता है ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कादंबरी की रचना किसने की, तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी रचना बाणभट्ट ने की और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत बड़े नाटककार थे। हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़े नाटककार थे। इन्होंने भी 3 नाटक लिखे हुए हैं। उसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में 3 नाटक, बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है इसमें। ये जो नाटक है हर्षवर्धन ने 3 लिखे हुए हैं। फिर से बता दूं आपको, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन को क्या बोला गया है? इन्हें बोला गया है अंतिम हिंदू सम्राट। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन को कहते हैं। लेकिन आपको बता दें, हर्षवर्धन ना ही कट्टर हिंदू था, ना ही सारे देश का शासक था। ये पूरे देश का तो शासक था नहीं और ना ही कट्टर हिंदू था, फिर भी इसे क्या कहते हैं? हिंदू सम्राट कहा गया है, अंतिम हिंदू सम्राट। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे गए। हर्ष के अंडर में जो काम करते थे उन्हें महाराज और महासामंत कहे गए। जैसे राज्य बहुत बड़ा होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं प्रशासन की सुविधा के लिए, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो राजा होते थे, गवर्नर होते थे, उनको बोलते थे महाराज या फिर महासामंत। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। सचिव कहते थे या फिर अमात्य कहते थे, मंत्री परिषद का जो मंत्री होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा होता है राज्य और एक राजा को वहाँ कंट्रोल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो ये क्या करते हैं, उसे कई प्रांतों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो उस प्रांत को क्या कहते थे? भूक्ति कहते थे। ये हमने जब गुप्त के बारे में पढ़ा था वहाँ भी हमने देखा था कि प्रांत को भूक्ति कहा जाता है। प्रत्येक भूक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता है। क्या क्या कहते हैं? राजस्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय, ये सब कहलाता है जो भूक्ति का शासक होता है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। लोकपाल शब्द कहाँ आया है? हर्षचरित में ही आया है। जो प्रांतीय शासक होते थे उनके लिए लोकपाल शब्द आया है। भूक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भूक्ति आगे चल के डिवाइड हो गए जिलों में। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था, और जो विषय का जो प्रधान होता था वो विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, जिसे हम आज का तहसील कहते हैं, वो आते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम शासन का प्रधान जो होते थे उसे ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। ग्राम जो होती थी सबसे छोटी इकाई होती थी और वहाँ का जो प्रधान होता था उसे ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिसकर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। चाट या फिर भाट। और दंड पाशिका तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ये अधिकारी होते थे दंड पाशिका और डांडिक। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत, ये सब कहा जाता था। अश्व सेना का जो अधिकारी होता था उसे बृहदेश्वर कहते थे और पैदल वाले का जो अधिकारी होता था उसे बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जलपंप, इसका उल्लेख मिलता है, तुला यंत्र का। ठीक है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध था? हर्ष के समय में मथुरा ये प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद कौन कौन सी थी? भंडी मैंने बताया उसका ममेरा भाई था हर्षवर्धन का, तो इन्होंने प्रधान सचिव बना दिया था। और कुंतल कौन था? अश्व सेना का प्रधान था। ओके। सिंहनाद इनका प्रधान सेनापति था। और स्कंदगुप्त ये कौन था? गज सेना का प्रमुख। हाथियों की सेना का प्रमुख कौन था? स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और एक लाइक का बटन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है, इसीलिए दोस्तों लाइक करना ना भूलें।
साथ ही कमेंट में लिखकर यह बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, जो हम इतना सारा मेहनत करते हैं वो आपको कैसा लगता है, ये कमेंट में आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको अभी हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।